नमस्कार, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और खबरों में मैं हूं आपके साथ करिश्मा और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। बड़ी खबर आपको बताएंगे। अतीक का पूछताछ में बड़ा कबूलनामा। उमेश मर्डर की साजिश रचने की बात को कबूला। मर्डर न करते तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। अतीक अहमद ने कहा अशरफ ने शूटर्स के इंतजाम किए। असद और सभी शूटर अशरफ से मुलाकात करने के लिए बरेली जेल भी पहुंचे थे और सभी ने अशरफ से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अतीक अहमद, जो कि पूछताछ में कई अहम खुलासे कर रहा है। बिल्कुल, लगातार पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है, अतीक से भी, अशरफ से भी, और अतीक ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बड़ा कबूलनामा यहां पर अतीक ने किया है। उमेश मर्डर की साजिश रचने की बात को कबूला है। कहा कि मर्डर ना करते तो जो हमारा खौफ है वो खत्म हो जाता। अशरफ ने शूटर्स का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया असद और सभी शूटर्स अशरफ से मिले। बरेली जेल में जाकर ही अशरफ से मुलाकात की गई। तो उमेश मर्डर की साजिश रचने की बात भी अतीक अहमद ने कबूल कर ली है। मर्डर न करते तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। अशरफ ने शूटर्स के इंतजाम किए। अतीक अहमद ने खुलासे में बड़ी बात कही और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, लेकिन मेरे सहयोगी इस वक्त अवनीश विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या जानकारी है? कई अहम खुलासे अतीक अहमद यहां पे कर रहा है। पहले तो टेरर लिंक जो खबर निकलकर सामने आई उसकी भी बात कबूली, और अब ये कह रहा है कि अगर हम मर्डर न करते तो हमारा खौफ खत्म हो जाता। अभी भी एकड़ी अतीक अहमद की नहीं गई। ये बात सही है और वो अपराधी है, एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसने सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ, उसके गुर्गों के खिलाफ, उसके परिजनों के खिलाफ लगातार दर्ज होती रही 2-3 दशकों से प्रयागराज और आसपास के इलाकों में। इस बार भी जब हम उसकी भूमिका देख रहे हैं इस मामले में, पहले जो उसने 12 अप्रैल को बयान दिया था, जिस बयान में उसने आईओ को जो बातें दर्ज कराई थी, जिसकी तस्दीक जो है वो रिमांड रिपोर्ट में कही गई है, अगर आप उसको देखें तो वो बहुत सारी ऐसी बातें कह रहा है जो उसके टेरर लिंक से कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करती हैं। और जिस तरीके से अपराधियों से, बड़े आपराधिक संगठनों से उसके संबंध रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने आई, इसकी जांच अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां करेंगी। जो सवाल उससे पुलिस रिमांड में लेने के बाद कल देर रात से शुरू हुए, वो जब सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कई बार वो टूटा बिखरा, कई बार रोया, गिड़गिड़ाया, कई बार झल्लाया, चिल्लाया, कई तरह के उसके भावनात्मक अलग अलग रूप जो है वो पता पड़ रहे हैं जब हम सूत्रों द्वारा तमाम सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं। कल देर रात भी जैसे ही उसको लाया और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, कुछ अधिकारियों की टीम जब अंदर कमरे में पहुंची, दोनों से सबसे पहले तो अलग अलग पूछताछ की गई है, एक साथ पूछताछ नहीं की गई है। अतीक अहमद से जो अलग पूछताछ की गई उसमें सबसे पहले जैसे ही सवाल पहला दागा गया, उसने कहा कि मेरे बेटे को मरवा दिया गया है, मेरा बेटा मरा है और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, क्या मतलब है, और इस तरीके की चीज ठीक नहीं है। उस पूरी प्रक्रिया को लेकर के वो झल्लाहट में था। और बाद में जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ और सिलसिलेवार तरीके से उसने एक के बाद एक विषय में अपना पक्ष रखना शुरू किया, तो ऐसे तमाम खुलासे हुए जो प्रयागराज और यहाँ की राजनीति, यहाँ के आपराधिक वस्तु स्थिति, कानून व्यवस्था। बिल्कुल अवनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी इसी बीच एक बड़ी खबर है, वो पहले दर्शकों को बता दें। अतीक अहमद ने पूछताछ में धमकी भी दी है, एनकाउंटर करने वाले अफसरों को धमकी दी है, बस मुझे छूट जाने दीजिए, फिर बताता हूं आखिर गद्दी क्या चीज है। और अवनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, एक तरफ तो अतीक रो रहा है कि ये बहुत दुख भरी चीज होती है कि एक किसी बुजुर्ग बाप का जवान बेटा चला जाए, दूसरी तरफ धमकी दे रहा है। तो क्या कहा जाए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। देखिए, अपराधी है, उसके अलग अलग तरीके के चरित्र बार बार खुल करके सामने आ रहे हैं। वही अतीक एक समय जब सामने आता है तो कहता है कि काहे का डर, और फिर अगली बार जब सामने आता है तो कहता है कि मेरी माफियागिरी चली गई, मेरी रगड़ाई की जा रही है। जब बेटा मर जाता है तो कहता है कि मेरा तो सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर जब इन्वेस्टिगेशन में ये कहा जाता है कि तुमको इस बात की जानकारी है या नहीं है कि तुम्हारे बेटे की इनकाउंटर में मौत हो गई है, तब वो फिर हेकड़ी दिखाता है, धमकी भरे अंदाज में कहता है कि मुझे छूट जाने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि गद्दी क्या होता है। गद्दी दरअसल वो वर्ग है जिस वर्ग से अतीक अहमद आता है, और कहा जाता था कि न सिर्फ प्रयागराज के गद्दी समाज में बल्कि
दूसरे अन्य राज्यों में भी जो गद्दी समाज है मुस्लिम समाज का, उसमें उसकी अच्छी पकड़ है, ये दावा बार बार किया जाता था। तो उसी गद्दी समाज को लेकर के वो ये बात कह रहा है कि पता चल जाएगा कि गद्दी क्या होता है। ये एक तरीके की परोक्ष धमकी देने की कोशिश अतीक अहमद की वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से सवालों का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, तो उसके अलग अलग तरीके के चरित्र जो है वो खुल करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। कभी वो रोता है, कभी कहता है कि परिवार बिखर गया, कभी मीडिया को धन्यवाद करता है और कभी ये कहता है कि काहे का डर। तो कई ऐसे हमने देखा है कि अतीक अहमद यहाँ पे उसका बदला रूप देखने को मिला है। लेकिन निश्चित तौर पर अवनीश ये कहा जा सकता है कि इस वक्त अतीक अहमद की ये बौखलाहट है, क्योंकि एक समय जब पूर्वांचल में अतीक अहमद और इसके साथ साथ पूरे यूपी में इसका दबदबा चलता था, और आज देखिए किस तरीके से मिट्टी में तो मिला है लेकिन अब रगड़ा भी जा रहा है और ये बात खुद कबूल कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आप देखिए, अब जब ये कन्वर्सेशन खत्म हुई और सवालों का दूसरा सिलसिला शुरू हुआ, तब एक बार फिर अतीक अहमद रोने लगा। अभी 12 बजे के बाद जो सवालों की फहरिस्त दोबारा उसके सामने रखी गई और टीम ने उससे पूछताछ शुरू की, तब वो फिर फपक कर रोने लगा और लगा कहने कि भाई उसके बेटे का जनाजा उठ रहा है, उसके बेटे की मौत हो गई है, अब वो अपने बेटे से तो रूबरू नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी अम्मा से मिलवा दो, यानी जो शाइस्ता परवीन है उससे उसकी मुलाकात करा दी जाए। कभी ऐसा लगता है कि उसे अफसोस है कि ये घटना क्यों हुई, उसे अफसोस है कि उसने अपने लगते जिगर को इस घटना में क्यों शामिल कराया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि उसकी हेकड़ी अभी भी कायम है, अभी भी वो अपराधी की तरह सोचता है, आपराधिक दुनिया में अभी भी अपना दबदबा चाहता है। कई बार वो राजनेता भी दिखाई देता है जो अपराध से राजनीति की दुनिया में आया है, तो कई बार अपनी शातिरपने को बार बार जाहिर करता हुआ भी दिखाई पड़ता है, जिसमें वो ये कहता है कि जब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि तब मेरे बेटे का इनकाउंटर इसी मामले में हो गया है और तुम मुझसे पूछते हो कि मैंने उमेश पाल की हत्या करवाई है या नहीं करवाई है। फिर वो ये कहता है कि मैं तो उमेश पाल की हत्या बहुत पहले करवा चुका होता। पुलिस जब पूछती है कि ये बताओ कि उमेश पाल की हत्या क्यों करवाना चाहते थे, तो वो लगातार गद्दारी कर रहा था, उसके रसूख को खतरे में डाल रहा था, ऐसी बात कहता है अतीक अहमद, और कहता है बहुत पहले मरवा दिया होता उसको। तो इस तरह की बातें भी वो कहता हुआ इसी अलग अलग कन्वर्सेशन में दिखाई था। चूंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है, घंटों की प्रक्रिया है, मिनट दर मिनट लगातार जब जांच एजेंसियां उसे सवाल पूछ रही हैं, उन सवालों के साथ साथ उसके अलग अलग तरीके के रूप जो है वो सामने आ रहे हैं। अवनीश, तो कुल मिलाकर इस गुत्थी को उलझाने की कोशिश यहां पर अतीक कर रहा है, लेकिन शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, इन दो को लेकर क्या अपडेट है? चूंकि जानकारी मिल रही थी कि शाइस्ता परवीन हो सकता है कि सरेंडर भी कर सकती है। देखिए, जैसे ही सरेंडर होगा वो तो जानकारी आएगी सामने, लेकिन ये बात सही है कि कल रात से ही लगातार शाइस्ता परवीन को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें हैं। हम लोग मानवीय तरीके से सोच रहे हैं, इसलिए ऐसा लगने लगा था या ऐसा एहसास हो रहा था कि माँ है, अपने बेटे के जनाजे में जरूर शामिल होगी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अपराधी भी है, गॉड मदर की भूमिका में गैंग को ऑपरेट कर रही थी, तो एक शातिर अपराधी की तरह सोच रही थी। जब आप मौज में साथ रहते हैं तो जब बुरा वक्त साथ आता है तो उसको झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब जब बहुत अच्छा था, जब दबदबा था, जब रसूख था, तो यही शाइस्ता परवीन गॉड मदर की तरीके से गैंग में ली जाती थी, लोग उसको सम्मान करते थे, उसका नाम लेते थे, उसके नारे लगाते थे। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो मारी मारी फिर रही, कोई पनाह नहीं दे रहा है। यहां तक कि उसी गद्दी समाज जिसकी बात अतीक अहमद कह रहा है, उसने उसको पनाह देने से इनकार कर दिया तमाम सारी जगहों पर। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद किसी अपराधी को अगर समझ में आए, अगर उस मानसिकता से बाहर निकले तो शायद समझ में आए, लेकिन लगातार तलाश में छापेमारी की जा रही है, इस बात की अटकलें, लिहाजा महिला पुलिस कर्मियों को, महिला अधिकारी जो इंटेलिजेंस से भी जुड़ी हुई हैं, उनको खासतौर पर पुराने प्रयागराज के इलाके में खड़ा किया गया है, मतलब उनको सिक्योरिटी में लगाया गया है, ताकि अगर किसी तरह की मूवमेंट होती है तो उस पर उनकी नजर जो है वो बनी रहे। ठीक है अवनीश, आप भी नजर बनाए रखें, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार कई ऐसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ अतीक अहमद जो कि पहले पूछताछ में सहयोग नहीं करता है और ये कहता है कि अभी अभी तो मेरे बेटे की जिस तरीके से मौत हुई है मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ अतीक अहमद कई ऐसे खुलासे करता है, अपनी हेकड़ी भी इस दौरान दिखाता है, और ये लगभग आप अगर ये हाव भाव देखें तो जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा था, एक वक्त वो ये कहता है कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, मुझे डर लग रहा है, मीडिया को धन्यवाद करता है। दूसरे तरफ वो कहता है कि काहे का डर, और ठीक उसी तरीके का हाव भाव आज भी देखने को मिला जब उसने ये कहा कि मेरा परिवार बिखर गया है, मैं टूट चुका हूं, मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए आखिरी बार। फिर एक पल वो ये कहता है
कि एक बार मुझे जेल से निकलने दीजिए और फिर देखिए। यानी कि अभी तक वो धौंस अतीक अहमद यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बौखलाहट अतीक अहमद की सामने आ रही है।